पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में रोगों का नियंत्रण। प्राकृतिक खेती है किसानों का भविष्य। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल में कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फसल को इन रोगों से बचाना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो निरंतर आसमान में बादल बने हुए हैं, कोहरे की समस्याएं हैं। इसके कारण जो है गेहूं की फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने की संभावनाएं जो है निरंतर बनी हुई है। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही कि रतुआ की समस्या, जिसको पीला रतुआ होता है, काला रतुआ होता है और भूरा रतुआ होता है, जिसको रस्ट भी बोला जाता है। तो मुख्य रूप से मध्य भारत में जो होता है काला रतुआ और भूरा रतुआ की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि जो काला रतुआ होता है मध्य भारत में पाया जाता है, वो उसमें चॉकलेट रंग का जो होता है उसमें पिस्टूल बनते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, धारियाँ नुमा बनती हैं और शुरुआती दौर में यह केवल पत्तियों में पाई जाती हैं। इस पर उभार होता है, लेकिन अगर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, अगर मान लीजिए, तो यह जो होता है डंठल तने तक भी यह पहुंच जाता है और पौधे में क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसको रोक देता है, पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा जो होता है वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है, पत्तियां और डंठल भी। ये रोग जनक मृदा में रहता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। इसके नियंत्रण के लिए जो है मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है, इसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या टेबिकोनाजोल जो होती है उसकी 1 ग्राम मात्रा को भी जो है 1 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हम गेरुआ या रतुआ रोग, जिसको हमारे कृषकों के द्वारा बोला जाता है, उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है दूसरा गेहूँ की मुख्य बीमारी जो है कड़ुआ रोग जिसका बोला जाता है, जिसको फॉल्स स्मट भी बोलते हैं। इसमें आप यह देखेंगे यह एक तरीके का बीज जनित रोग है। जब हम कृषक जो है बीजों को जब हम बुआई के समय जो है कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा बिर्डी के द्वारा या विटावेक्स के द्वारा अगर जब बीज को उपचारित करके नहीं बुआई करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जब दाने जो होते हैं बालियाँ में जब बनती हैं, तो दाने जो होते हैं एकदम काले रंग के हो जाते हैं, पाउडर के रूप में हो जाते हैं। उसके कारण जो होता है उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है।
यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोगजनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको हम बताना चाहेंगे, कभी भी जब बुआई करनी हो तो निश्चित रूप से हम बीज को उपचारित कर कर ही बुआई करें। गर्मी के दिनों में जो है हम गहरी जुताई जरूर करें। और जो जैसे हम अगर जैविक के रूप में है तो जैविक में जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी की जो है 4 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित कर कर ही हम उपयोग में करें। या अगर रासायनिक दवाओं में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ जो होता है उसकी 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करके लगाएं। इसके अलावा जो होती है कल्चरल मेथड भी होता है, जिसे पारंपरिक विधि भी होती है, जिसमें अगर जिन जिन पौधे की बालियां अगर आपको इस तरीके से काले रंग की दिखाई देती हैं तो उसको पन्नी में ढककर उसको तोड़ लें और किसी गड्ढे में जला दें या उसको गड्ढे में जो है गाड़ देते हैं। इससे क्या होगा, उसके जो स्पोर है वो उड़ेंगे नहीं हवा में और दूसरे जो गेहूं की किस्में हैं या अन्य जो क्षेत्र में है उस पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। और अगर खड़ी फसल में कड़ुआ रोग हमें अगर दिखाई देता है तो इस समय जो होता है ट्यूबिकोनाजोल जो नामक दवा है उसकी 1 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से कड़ुआ रोग को बचा सकते हैं। अब मुख्य रूप से जो गेहूं की फसल में तीसरी बीमारी है वह है पाउडरी मिल्ड्यू भी है कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है कोहरे छाए हुए हैं, बादल लगा हुआ है, पानी की भी समस्या है, तापमान कम है। तो आप देखेंगे इसकी पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि पत्तियों पे जो होता है सफ़ेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा या कई बार तने पर भी जो है सफ़ेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा। और यह क्या होता है, अगर इसका प्रभाव अधिक होता है तो यह पीले रंग का होने के बाद जो है पौधे को पूरा मुरझा देता है और इसके कारण जो है उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से किसान भाइयों घुलनशील सल्फर की जो है 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है उसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में अगर घोलकर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, जैविक विधियाँ भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। रायपुर में मिलेट मिशन को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पार्टी विषम पार्टी। बीजेपी 15 सालों से थी सत्ता में लेकिन गौण खाद्य पदार्थों पर नहीं दिया था। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान और राहुल गांधी की यात्रा की आदि शंकराचार्य। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मृदा खराब हो रही है और किसानों की फसल उत्पादन में लागत भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं।
तो आप किस प्रकार से करें प्राकृतिक खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा। मैं आज आपको प्राकृतिक खेती, खासकर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती किस विधि से की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। अब इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए 4 स्तंभ हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसमें से पहला है जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और वापसा। बीजामृत का मुख्य काम है कि हम जब बीज लगाते हैं या बीज की बिजाई करते हैं, उससे पहले हम बीज को बीजामृत से ट्रीट कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में पनपने वाली बीमारियां और कीड़ों से उनकी रोकथाम हो सके। इसी प्रकार जो जीवामृत है, वो जीवामृत भी गौमूत्र और गाय का गोबर और दलहनी फसलों का आटा और गुड़ और पानी, इन सभी चीज़ों का मिलाकर के घोल बनाते हैं। बनाने की विधि ऐसा कि इन सब का घोल बना करके और दिन में 2 बार इसको हम हिलाते हैं और एक बड़े से टब में रख करके हिलाएंगे, ऊपर से टाट से इसको ढक देंगे। ऐसा करने से ये कम से कम 72 घंटा लेगा तैयार होने में इसका घोल। और फिर छान करके इसकी हम ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर सकते हैं या हम इसको स्प्रे भी करते हैं पौधों में। घन जीवामृत जो गोबर है, गोबर को सुखा करके और फिर जीवामृत से उसको सुखा लिया पहले, फिर उसको बारीक पाउडर मिक्स करके और उसमें जीवामृत मिलाते हैं। जीवामृत मिला करके फिर सुखाना है और इसका बारीक पाउडर बना करके फिर हमने इसको खेत में देना है। इसका फ़ायदा यह है कि हम डायरेक्ट गोबर खेत में नहीं डालते हैं। अगर डायरेक्ट गोबर जैसे खेत में डालते हैं तो कभी आपने देखा होगा जैसे किसान भाई कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं, तो कच्चा गोबर खेत में डालने से ये प्रभाव पड़ता है कि उसमें कीड़े भी आते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, तथा इस गोबर के साथ साथ उसमें जो है खरपतवार के बीज भी होते हैं जो अगला अपनी फसल में उगाते हैं और उस फसल में खरपतवार की संख्या ज़्यादा हो जाती है नुकसान। इसी तरीके से आच्छादन है। आच्छादन एक जैसे मान लो एक फसल है, फसल के क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं, वो हो गया, या किसी के अन्य पौधों के पत्ते और इनको मिला करके हम जमीन को ढक देते हैं। मान लो हमने गोभी की फसल लगाई है या बंद गोभी या फूल गोभी, उसको पौधा लगाने के बाद और उसमें जो है फिर हम जो खाली जगह होती है उसमें हम घास से पतवार से इसको ढक देते हैं, जिससे कि ये मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है तथा जो नमी जो है मिट्टी से उड़ जाती, लॉस होता है कुछ, उसको भी ये उड़ने नहीं देता है। ये उसमें कंडेंस होकर ज़मीन में ही मिट्टी रहती है, तो पानी की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है। इससे मिट्टी की भुरभुरी भी हो जाती है और जो लाभदायक जीवाणु जो मिट्टी में होते हैं और कि जैसे कि केंचुए भी हैं, जो इनकी सबकी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ जाती है और इससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जो चौथा स्तंभ है वो है वापसा। वापसा एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में हवा का और नमी का और इनका मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, ये 50-50 की रेशो में रहते हैं। इसलिए मिट्टी में जब सिंचाई करते हैं तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वापसा बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये विधि है कि जो आपने पौधे लगाए हैं उसमें एक तो बेड साइज बनाएंगे, बेड साइज के दोनों तरफ गहरी नाली रखेंगे। गहरी नाली कम से कम 1.5 फुट की तो होनी ही चाहिए और उस 1.5 पानी जो हम देंगे पौधों को उस नाली के जरिए देंगे, नाली के थ्रू देंगे और उस नाली को भी हम जो है आच्छादन से ढक देंगे पूरा, तो इससे मॉइस्चर बना रहेगा। और जब नाली से पानी देंगे तो पानी जो नर्सरी में या इसके बेड में जो जाएगा वो दोनों नाली के दोनों तरफ से बेड में जाएगा, जिससे कि पानी धीरे धीरे रिसाव करके जाएगा और पौधों को सप्लाई होगा। हम डायरेक्ट पानी पौधों को नहीं दे रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें पानी की मात्रा भी
कम लग रही है ये। तो इस विधि से ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम बीमारियां और कीड़ों की रोकथाम करने के लिए भी हम अपने ही खेत से तैयार की अपने घर से उपलब्ध चीज़ों का हो मिला करके हम सारा विधि तैयार करते हैं। जैसे कि मान लो हम बीमारी के लिए रोकथाम करेंगे तो बीमारी के लिए हम पहले खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं, और वो खट्टी लस्सी जो है 2-3 दिन की पुरानी हो जाती है, उसको मिला करके हम फिर उसका छिड़काव करते हैं पानी में घोल बना के। इसी प्रकार से सोंठास्तर है। सोंठास्तर एक बहुत इफेक्टिव जो बीमारियों के अंगेज दवाई है। सोंठास्तर का भी छिड़काव हम 15-20 दिन के अंतराल पे, खट्टी लस्सी किया मान लो तो खट्टी लस्सी की कर लिया, उसके बाद में हम सोंठास्तर कर देंगे। इसको एक रोटेशन पर एक महीने में एक बार सोंठास्तर का छिड़काव जरूर करें, जिससे कि हमारी बीमारियां जो फसलों में लगती हैं वो उससे फसलें उससे बची रहेंगी बीमारी में। अब आया कि कीड़ों की रोकथाम हम कैसे करें। जैसे मान लो अब गोभी की फसल आपने लगाई है, और गोभी की फसल लगाई है तो गोभी की फसल में कीड़े जो आते हैं उसमें सबसे पहले एक एफिड आता है। एफिड तो एफिड के मारने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हम अस्त्र बनाते हैं इसमें, जैसे कि अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, द्रेक अस्त्र और 10 पर्णीय। इन सभी का छिड़काव हम वीकली इंटरवल पे करेंगे, हफ्ते के अंतराल पे, और रोटेशन में करेंगे। एक बार मान लो हमने अग्नि अस्त्र किया है तो दूसरी बार हम उसमें जो है ब्रह्म अस्त्र करेंगे, फिर जो है द्रेक अस्त्र करेंगे, और बीच में एक छिड़काव हम 10 पर्णी अर्क का भी करते हैं, जिससे कि हम इसमें कीड़े न, क्योंकि ये दवाइयाँ सिस्टेमिक नहीं हैं। अरे ये दवाइयाँ पूरे पौधों में अंदर पौधों के सिस्टम में नहीं जाती हैं, इनका रेपेलेंट का काम है। तो अगर हमने ये दवाई छिड़क दी है आप एक बार, और मान लो उसी वक्त बारिश हो जाती है, तो आपको ये दवाई दोबारा इसमें आपका छिड़काव करना पड़ेगा। इन दवाइयों के छिड़काव से क्या होगा कि जो इसमें कीड़े आते हैं वो कीड़े इसमें नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। तो ये इस विधि से करने से ये सभी फायदे हैं और इसको हमें अपनाना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। रायपुर में मिलेट मिशन को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पार्टी विषम पार्टी। बीजेपी 15 सालों से थी सत्ता में, लेकिन गौण खाद्य पदार्थों पर नहीं दिया था। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। राहुल गांधी की यात्रा की आदि शंकराचार्य और भगवान राम की यात्रा से की तुलना। कहा तीनों की यात्रा की दूरी है समान। मुंगेली में चिल्फी थाने का उद्घाटन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया शुभारंभ। पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाने का गठन। चिल्फी थाने का गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। सूरजपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभारी संजीव झा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। कहा विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। बलरामपुर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन IMD और ICAR की एक संयुक्त पहल के तहत जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में
साफ से मध्यम बादल रहने, हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर व पश्चिम उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों में सिंचाई वर्षा होने की संभावना को देखते हुए बाद में करें। सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें। सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफूला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है, अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंकोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। गेहूं की फसल में माहू कीट की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप पाया जाता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है, अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दुग्ध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सिमरिया, जिला गुना के किसान दुर्गेश यादव ने। आप पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और इसे कराने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो दुर्गेश यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृत्रिम गर्भाधान जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है।
तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हारों तक ना पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। तो कृत्रिम गर्भाधान अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करवाते हैं तो जो है कि हम लोग बाछी का परसेंटेज प्राप्त करने का संभावना ज़्यादा होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।